आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण। समंकों के संग्रहण से क्या आशय है? समंकों का संग्रहण किसे कहते हैं? इससे पिछले वीडियो में हमने अनुसंधान की योजना के बारे में पढ़ा था। तो जब अनुसंधान की व्यापक योजना हम बना लेते हैं, उसके बाद अनुसंधानकर्ता के सामने नेक्स्ट स्टेज आती है समंकों के संग्रहण की। समंकों के संग्रहण से तात्पर्य है कि अनुसंधान के अंतर्गत इकाइयों से वांछित तथ्यों को एकत्रित करने से। समंकों का संग्रहण वास्तव में सांख्यिकी अनुसंधान की मूलभूत क्रिया है, तो इसे हमें पर्याप्त सावधानी से समंक इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि यदि समंकों के संग्रहण की क्रिया शुद्धता में परिशुद्धता होगी, तभी समंकों के विश्लेषण और निर्वचन संबंधी कार्य में भी शुद्धता एवं विश्वसनीयता आएगी। इसलिए समंकों के संग्रहण में हमें पर्याप्त सतर्कता और सावधानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि समंकों का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके अंतर्गत जो अनुसंधान का हमारा उद्देश्य है, अनुसंधान के अंतर्गत जिस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं, जिस पर हमें रिसर्च करनी है, उससे संबंधित इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण योजनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है, तो वो समंकों का संग्रहण कहलाता है। इसको सामान्य रूप से भी आप बिल्कुल इसका इजी मीनिंग भी समझ सकते हैं कि डेटा जो हम इन्वेस्टिगेशन लेकर के चल रहे हैं, उससे संबंधित हमें क्या डेटा चाहिए, उनको हमें कलेक्ट करना है, तो वो समंकों का संग्रहण कहलाता है। समंकों का संग्रहण जब हम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि समंक दो तरह के होते हैं। एक कैटेगरी होती है प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा, और दूसरी कैटेगरी होती है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि किस तरह के डेटा हमें कलेक्ट करने हैं, प्राइमरी करने हैं या सेकेंडरी करने हैं। अब प्राइमरी डेटा से क्या मीनिंग है, किसको हम कहेंगे? प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा फर्स्ट टाइम मौलिक रूप से बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित या संग्रहित किए जा रहे हैं, प्रथम बार किए जा रहे हैं, तो उसी से ये प्राथमिक समंक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ये लग सकते हैं कि जैसे सरकार है, जनगणना द्वारा जनसंख्या के जो समंक संग्रहित करती है हर 10 वर्ष में, तो वो प्राथमिक समंक ही होते हैं। इसी तरह से मान लो कोई अनुसंधान करता है, किसी हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं की वेट से संबंधित समंक इकट्ठे कर रहा है, तो क्योंकि वो नए सिरे से पहली बार यदि कर रहा है, तो वो प्राथमिक समंक कहलाएंगे। दूसरी तरह के डेटा है द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा। तो द्वितीयक समंक वो समंक होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता स्वयं इकट्ठे नहीं करता है, एकत्रित नहीं करता है, बल्कि किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से कोई डेटा इकट्ठे किए हुए हैं, उन्हीं को वो अपने उद्देश्य के लिए भी यूज करता है। तो क्योंकि वो स्वयं नए सिरे से नहीं इकट्ठे कर रहा है, पहले किसी अन्य व्यक्ति ने अपने पर्पज से समंक संग्रहित किए थे, उन्हीं को वो यूज कर रहा है। तो क्योंकि वो डेटा सेकंड टाइम यूज हो रहे हैं, इसलिए हम उनको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों ही तरह के डेटा अपने आप में समंक हैं। उन्हीं समंकों को यदि हम फर्स्ट टाइम नए सिरे से इकट्ठे कर रहे हैं, शुरू से लेकर के अंत तक, तो वो प्राथमिक है। अब उन्हीं प्राथमिक समंकों को यदि सेकंड टाइम कोई अन्य अनुसंधान करता अपने पर्पज से यूज करता है, तो वही सेम डेटा उस समय वो सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। तो इस तरह से
प्राथमिक और द्वितीयक समंकों का, दोनों तरह के डेटा का हम यूज कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम प्राथमिक समंकों में संग्रहण के लिए कौन कौन सी रीतियां या पद्धतियां अपनाई जाती हैं, इनको समझेंगे। तो नेक्स्ट आता है प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियां। प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के लिए 5 तरह के तरीके हम यूज करते हैं, 5 तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। इसमें पहला मेथड है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो जैसा इस मेथड का नाम ही है कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से जहाँ जिस इकाई से हमें डेटा इकट्ठे करने हैं या सूचना देने वाले जो भी इकाई है, उसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करता है और सूचना को संग्रहित करता है। इस तरह के डेटा में आमतौर से मजदूरों के आय व्यय से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं, और या कृषि उत्पादन के संबंध में आंकड़े हो सकते हैं। और इस तरह की ये जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति है, हम वहाँ पर लागू करते हैं जहाँ पर हमें उच्च स्तर की शुद्धता आवश्यक हो, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट पर्सनली कांटेक्ट करके आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली इकट्ठी करेंगे तो उसमें शुद्धता उच्च स्तर की होगी, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर क्षेत्र सीमित है या स्थानीय प्रकृति का है, लोकल ही हमें कोई डेटा इकट्ठे करने हैं, तो वहां पर भी, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जब हम करते हैं तो लार्ज स्केल पे यदि हमें डेटा इकट्ठे करने हैं तो वहाँ ये संभव नहीं होता है, तो वहाँ ये सीमित क्षेत्र में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। यदि और उसके अलावा यदि हमें आंकड़ों को सीक्रेट रखना है, तब भी इस विधि पर जोर दिया जाता है। या फिर समंकों की मौलिकता पर ज्यादा हमें ध्यान देना है, तब भी हम इसी मेथड का यूज करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधान का जो सब्जेक्ट है या जो फील्ड है थोड़ा जटिल है, तो अनुसंधानकर्ता के लिए ये सही रहता है कि वो स्वयं उपस्थित होकर यदि डेटा इकट्ठे करेगा तो काफी क्लियरिटी रहेगी और जो सूचना एक्चुअल में उसे चाहिए है वो प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो इस तरह के आंकड़े आमतौर से पारिवारिक आय व्यय है या चिकित्सा सुविधाएं हैं, इस तरह की जगहों पे इस तरह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की हेल्प हम ले सकते हैं। इस तरह के अनुसंधान में क्योंकि सीमित क्षेत्र होता है तो शीघ्रता से आंकड़े भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। सेकंड मेथड इसमें आता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो जैसा इसके नाम से ही हमें इसका मीनिंग समझ आ रहा है, अप्रत्यक्ष यानी कि इसमें हम डायरेक्टली जिस व्यक्ति के संबंध में सूचना चाहिए हमें, उससे डायरेक्ट सूचना नहीं लेकर के वरन तीसरे पक्षकार से हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि डायरेक्टली हम उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और तीसरे पक्ष के माध्यम से हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाता है। तो इस तरह का जो तृतीय पक्षकार है वो साक्षी कहलाता है, उसको हम विटनेस कहते हैं। और जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी है उससे प्रत्यक्ष रूप से हम संपर्क नहीं करते हैं। जैसे कि यदि हमें मजदूरों के रहन संबंधी सूचना, रहन सहन से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करनी है तो हम स्वयं मजदूरों से प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि श्रमिक संघ जो मिल एसोसिएशन होती है या मिल के जो मालिक हैं उनसे हम मौखिक रूप से पूछताछ करके उनके संबंध में जानकारी ले सॉरी ले सकते हैं। इस तरह की रीति का प्रयोग आमतौर से जहाँ पर अध्ययन का क्षेत्र काफी बड़ा हो, विस्तृत हो, वहां पर हम इसको यूज में लेते हैं। और जो प्रत्यक्ष सूचना देने वाले व्यक्ति हैं यानी जिनके संबंध में हमें सूचना चाहिए है वो अशिक्षित हैं, इस वजह से वो प्रॉपर सूचना नहीं दे पाएंगे या उनसे व्यक्तिगत संपर्क करना संभव नहीं हो रहा हो,
या फिर सूचना देने वाले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सूचना देने में, तो इस तरह की स्थितियों में हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की रीति का यूज़ करते हैं। ये रीति आमतौर से वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहती है जहाँ पर संवाददाताओं के समस्या के संबंध में विरोधी विचारधारा हो। साधारणतः जो है गवर्नमेंट जो जांच समितियां गठित करती है या आयोग वगैरह है, तो वो इस तरह की रीति का यूज़ करते हैं। इस तरह की रीति यूज़ करने से एक तो सूचनाएं सीक्रेट रहती हैं, निष्पक्षता रहती है, शीघ्रता से भी कार्य हो जाता है और इसमें हेर-फेर की गुंजाइश भी कम रहती है। नेक्स्ट जो है तीसरी रीति, तीसरी रीति है संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। इस रीति में फील्ड काफ़ी व्यापक होता है, बड़ा फील्ड होता है, तो अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से संबंधित डेटा इकट्ठे करने के लिए अलग-अलग एरिया वाइज स्थानीय संवाददाताओं की नियुक्ति करता है और ये संवाददाता नियमित रूप से वहाँ से संबंधित जानकारी इनको अनुसंधानकर्ता को भेजते हैं। उनको ये निर्देश होते हैं कि वो नियमित रूप से जानकारी भेजते रहें। तो ये संवाददाता जो है स्वयं सूचना एकत्रित करके और अपने अनुभव के आधार पर अनुमानित सूचना भेजते हैं। तो इस रीति का यूज ज़्यादातर इस तरह की समस्याओं में किया जाता है जहाँ पर नियमित रूप से पर्याप्त समय तक हमें सूचना प्राप्त करनी हो और संग्रहण में बहुत ज़्यादा उच्च स्तर की शुद्धता की भी आवश्यकता नहीं हो, मात्र अनुमान और प्रवृत्तियां ही ज्ञात करनी हो। तो वहां पर हम संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति की रीति काम में लेते हैं। ये रीति समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और बाजार भावों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने में काम में ली जाती है। इस तरह की रीति में जो है सततता बनी रहती है, लोचशीलता भी रहती है क्योंकि संवाददाताओं को समय समय पर परिवर्तित आदेश भी दिए जा सकते हैं। समय और धन की भी बचत होती है, शीघ्रता से सूचना मिलती रहती है और कंटिन्यू मिलती रहती है। नेक्स्ट फोर्थ मेथड आता है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। तो इस रीति में सूचकों से अनुसूचियां भरवाई जाती हैं। तो अनुसूची से मतलब एक तरह की प्रश्नावली से है। तो इसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार उससे संबंधित जो भी प्रश्नों की पूछताछ करनी है तो उन प्रश्नों की एक अनुसूची या प्रश्नावली तैयार करता है और फिर उस की कई प्रतियां तैयार की जाती हैं और फिर डाक से सूचना देने वालों के पास में भिजवा दी जाती है ताकि वो उसको भर करके एक निश्चित समय में वापस अनुसंधानकर्ता को लौटा दें। ये रीति तभी हम यूज कर सकते हैं जबकि हमें सूचकों पे विश्वास है कि वो समय से हमें सूचनाएं भर करके दे देंगे और ऐसा तभी संभव होता है जब अनुसंधानकर्ता सूचकों को ये विश्वास दिला दे कि भाई उनकी सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा। तो इसके लिए अनुसंधानकर्ता जो है प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र संलग्न कर देता है जिसमें जांच का उद्देश्य लिखा हुआ रहता है। तो ताकि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो उसी के अनुसार सूचनाएं उसमें भरे। अनुसूची को तैयार करने में ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रश्न जो है सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और उनकी संख्या कम होनी चाहिए और उनका आंसर जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि आसानी से सूच सूचक जो है उनको भर सके। इस तरह की रीति वहीं हम यूज कर सकते हैं जहाँ की जनता साक्षर हो क्योंकि तभी वो क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर लिख पाएगी। या फिर अनुसंधान का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना मुश्किल है, तो फिर हम वहाँ पे प्रश्नावली या अनुसूची भर के भिजवा देते हैं। तो इस तरह का ज्यादातर ओपिनियन सर्वे में इस तरह की मेथड काम में लिया जाता है। जैसे उपभोक्ताओं की हमें रुचियों पर कोई अनुसंधान करना है, बाजार का सर्वेक्षण करना है,
तो इस तरह की रीति को हम काम में लेते हैं। भारत में जो है उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए भी इसी रीति को काम में लिया जाता है। तो इससे व्यापक एरिया कवर हो जाता है, मौलिकता भी बनी रहती है, इकोनॉमिक भी रहती है ये, और निष्पक्षता भी बनी रहती है इस मेथड में। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड आता है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति। कई बार जो है यदि हम सूचकों से अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करने हैं, जैसा कि पिछली रीति में था, तो उसमें कई तरह की कठिनाइयां आती हैं और सूचना भी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है। सूचक उसमें प्रॉपर आंसर भरते हैं, नहीं भरते, अपूर्ण होती हैं सूचनाएं, कई बार अशुद्ध भी हो सकती हैं। तो इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये 5th रीति काम में ली जाती है। इस रीति में भी जो है अनुसंधान के उद्देश्यों को और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख के अनुसूचियां तैयार की जाती हैं। पर इन अनुसूचियों को हम डाक से नहीं भेजते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं भेजा जाकर अनुसंधान के क्षेत्र को अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि जो अनुसंधान का क्षेत्र है उसको अलग-अलग भागों में डिवाइड कर देता है और प्रत्येक भाग के लिए एक प्रगणक, जो कि प्रगणक का मतलब है जो कि वहां से सूचना लेके आएगा, तो प्रगणक की नियुक्ति कर देता है और फिर वो उस अपने फील्ड में घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं क्वेश्चंस के आंसर यानी कि अनुसूचियों को भरते हैं। तो जो पिछली रीति है उससे इसमें थोड़ा इस तरह से सुधार किया गया है ताकि ज्यादा अच्छे से सूचनाएं प्राप्त हो सके। अब ये इस तरह की रीति पूरी तरह से प्रगणक पर निर्भर करती है कि वो तो इसमें प्रगणक में थोड़े से गुण होने चाहिए, जैसे कि वो परिश्रमी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए, थोड़ा वाक्पटु भी होना चाहिए, धैर्य भी उसमें होना चाहिए, ताकि वो सूचकों से प्रॉपर सूचनाएं निकलवा सके और सही सूचनाएं इकट्ठी कर सके। इस तरह के प्रगणक को जो नियुक्त हम करते हैं, उनमें जो लोकल जहाँ से हमें सूचना इकट्ठी करनी है, तो वहाँ के सूचकों के रहन-सहन का, भाषा, रीति-रिवाज, इन सब की भी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए ताकि वो उनसे उसी तरीके से बात करके विश्वसनीय सूचनाएं इकट्ठी कर सकें। इस मेथड से आप सब लोग देखते भी हैं तो जनगणना में यह रीति मुख्य रूप से काम में ली जाती है। तो इससे बहुत विस्तृत एरिया कवर हो जाता है। यदि सूचना देने वाला अशिक्षित है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रगणक व्यक्तिगत संपर्क से सूचना इकट्ठी कर रहा है। तो इस तरह की सूचना उच्च स्तर की शुद्धता भी इसमें बनी रहती है। तो इस तरह से ये 5 मेथड हैं प्राथमिक समंकों के संग्रहण के संबंध में।